नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं राजेश दांगी स्वागत करता हूँ आप लोगों का सार्थक एकेडमी इंदौर यूट्यूब चैनल पर। आज की कक्षा में हम लोग बायो एवोल्यूशन अर्थात जैव विकास का सेकंड लेक्चर लेकर के आ रहे हैं। तो जो पहला लेक्चर आप लोगों ने अगर स्टडी नहीं किया है तो पहला आप लोग अपने प्लेलिस्ट पर जाइएगा और वहाँ पे साइंस वाला जो पार्ट है उसमें आप लोग बायो एवोल्यूशन और साथ में जैव उत्पत्ति दोनों चैप्टर आप लोग अध्ययन कीजिएगा। तत्पश्चात इस वाले भाग को अध्ययन कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग बायो एवोल्यूशन का सेकंड पार्ट। तो आज हम लोग जो देखेंगे कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो किस प्रकार से हुई थी और हमारी जो पृथ्वी है ये पृथ्वी कितने साल पुरानी है और इसका पता कैसे लगाया जाता है, जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, साथ में कोई भी जीव पहले पाया जाता था या नहीं पाया जाता था इसका पता कैसे लगाया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई एक बच्चा है, उस बच्चे का अगर डेटा बर्थ सर्टिफिकेट है तो हम पता लगा लेते कि ये बच्चा कितना साल पुराना है अर्थात कितना साल का हो चुका है। तो हमारी तो आयु का पता किससे लगता है? बर्थ सर्टिफिकेट से चलता है। लेकिन क्या पृथ्वी का कोई बर्थ सर्टिफिकेट था? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं था। जैसे एक प्लांट होता है, प्लांट की आयु का पता पहले नहीं लगता था लेकिन आजकल हम लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? तो उसकी जो एनुअल रिंग होती है, एनुअल रिंग का अध्ययन करके हम लोग प्लांट की आयु का निर्धारण करते हैं कि ये प्लांट कितने साल पुराना है, क्योंकि एक साल में एक एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी के अंदर अनेक जीवाश्म दबे हुए हैं और हमारे यहाँ पृथ्वी में बहुत सारी चट्टानें विद्यमान हैं। उन चट्टानों की आयु का निर्धारण हम लोग रेडियो डेंटिंग मेथड के माध्यम से हम लोग करते हैं। तो ज़रा जानते हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी की आयु का निर्धारण होता है या जीवाश्मों की आयु का निर्धारण होता है। तो कार्बन 14 के माध्यम से और इसके साथ में जो रेडियोधर्मी विहीन समस्थानिक होता है वो नाइट्रोजन होता है, जिसको अपन कार्बन डेंटिंग मेथड के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा है यूरेनियम डेंटिंग मेथड। तीसरा पोटेशियम आर्गन और रुबिडियम स्ट्रांशियम। ये चार मेथड होती है जिसके माध्यम से पृथ्वी के आयु का निर्धारण होता है। या फिर हम कहें कि पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले जितने भी जीवाश्म होते हैं उन जीवाश्मों की आयु का निर्धारण होता है। तो कार्बन डेंटिंग के माध्यम से जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किया जाता है और वर्तमान की सर्वश्रेष्ठ जो विधि है वो रुबिडियम स्ट्रांशियम मेथड है। इसके माध्यम से पृथ्वी के आयु का निर्धारण होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो शरीर है वो किससे बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। और यदि हम देखते हैं कि पदार्थ इस धरती के अंदर अनेक पदार्थ विद्यमान है, वो पदार्थ बने किससे? तो कहीं ना कहीं तत्वों से, यौगिकों से, मिश्रण से आदि से बने होते हैं। यदि तत्वों के बारे में बात करते तो तत्व मुख्य रूप से किसके माध्यम से? परमाणु, अणु आदि के माध्यम से बने होते हैं। यदि परमाणु संरचना के बारे में बात करते तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाया जाता है जो वर्तमान में सिद्ध कर दिया गया है। तो इन्हीं का अध्ययन करके हम लोग किसी भी जो जीव है या फिर किसी भी जीव का जो जीवाश्म है उसकी आयु का निर्धारण करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डेंटिंग मेथड। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग कार्बन डेंटिंग के अंतर्गत कि जो पृथ्वी है इस पृथ्वी को कितने भागों में, पृथ्वी की जो संरचना है उस संरचना के आधार पर और इन सभी कॉन्सेप्ट के आधार पर अपनी पूरी पृथ्वी का जो कालक्रम रहा है, जो विकास हुआ है, उस विकास को मुख्य रूप से 5 भागों में विभक्त किया गया है। पहली बात करते हैं हम लोग तो सबसे पहला काल होता है आर्कियोजोइक और दूसरा प्रोटीरोजोइक और तीसरा है पोलियोजोइक और चौथा आपका मेसोजोइक और पांचवा है आपका सिनोजोइक और पांचवे को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, सिनोजोइक और नियोजोइक। यदि हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले 4 अरब वर्ष से पहले इस पृथ्वी की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी, जो लगभग 1.5 अरब वर्ष तक चला। और उसके बाद में फिर प्रोटीरोजोइक चला जो 2.5 अरब वर्ष तक चला। फिर पैलियोजोइक जिसको प्रथम युग की संज्ञा दी गई है, मेसोजोइक को द्वितीय युग की, और सिनोजोइक को तृतीय युग की संज्ञा दी गई है और नियोजोइक को चतुर्थ युग की संज्ञा दी गई है। जिसका कालक्रम है ना, जो अलग अलग प्रकार से इन मेथड के माध्यम से निर्धारित किया गया है। किसी का 4 अरब वर्ष, किसी का 2.5 अरब वर्ष, किसी का 59 अरब वर्ष और किसी का 24.8 अरब वर्ष, तो किसी का 6.5 अरब वर्ष। तो सबसे बड़ा जो एरा रहा है वो रहा है पैलियोजोइक का, जो लगभग 59 करोड़ वर्ष तक चला था। और जो सबसे पहला पार्ट था वो था 4 अरब वर्ष तक चला था आर्कियोजोइक। प्रोटीरोजोइक चला था 2.5 अरब वर्ष तक चला था। तो इनका अलग अलग निर्धारण किया गया है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। सबसे पहले जानकारी लेते हैं आर्कियोजोइक के संबंध में। तो आर्कियोजोइक जो है ये
आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक दोनों एरो को एक साथ मुख्य रूप से प्री कैम्बियन महाकल्प की संज्ञा दी गई है। तो हमारा जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का जो कालक्रम है, जैसे 100 वर्ष हो गए, 100 को शताब्दी कहते हैं, 25 वर्ष को अपन क्या कहते हैं, सिल्वर जुबली कहते हैं, 100 साल को अपन क्या 50 साल को गोल्डन जुबली कहते हैं, 75 को क्या कहते हैं, प्लेटिनम कहते हैं, और 100 को क्या कहते हैं, डायमंड जुबली कहते हैं। उसी प्रकार से जब साल जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो उनको भी अलग अलग रूप में विभक्त किया गया है। तो जो बड़े बड़े साल होते हैं उनको महाकल्प कहा जाता है, फिर कल्प कहा जाता है, इस प्रकार से इनको विभक्त किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक जो दोनों थे, इन दोनों महाकल्प को सम्मिलित रूप से प्री कैम्बियन महाकल्प की संज्ञा दी गई है। इन दोनों ही महाकल्प में मिलकर के जीवन की उत्पत्ति हुई थी और साथ में केंद्रीय कोशिकाएं अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की भी उत्पत्ति हुई थी। अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। तो ऐसी कोशिकाएं जो सबसे पहले जन्म लेती है और जिनमें मुख्य रूप से जो हमारी यूकेरियोटिक कोशिका है उनसे भिन्न लक्षण उनमें पाए जाते हैं, या इनको हम लोग कहेंगे आद्य कोशिका के नाम से हम लोग जानते हैं। ऐसी कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। इनमें मुख्य रूप से जो केंद्रकता पूर्ण रूप से विकसित नहीं था, केंद्रक अविकसित केंद्रक था। और यदि हमारे शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में जो कोशिका पाई जाती है उसमें पूर्ण विकसित केंद्रक विद्यमान होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंट होता है कि इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। अब हम ये देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किन किन को रखा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया। तो सबसे पहले धरती पर आने वाला जो जीव था उसका नाम क्या था, आर्की बैक्टीरिया, जो कब आ गया था अपने यहाँ पे प्री कैम्बियन महाकल्प के अंतर्गत आ गया था। आज से लगभग 4 अरब वर्ष से पहले इस धरती के ऊपर जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है। और उसके बाद में आर्की बैक्टीरिया के बाद में साइनोबैक्टीरिया जैसे जीवों की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। प्रोटीरोजोइक कल्प में यूकेरियोटिक जीवों की उत्पत्ति होना आरंभ हो गया था, अर्थात इन्हीं प्रोकैरियोटिक जीवों से जो नवीन जीवों का विकास हुआ था वो क्या थे, यूकेरियोटिक थे। तो प्रश्न ये आता है कि सबसे पहले धरती पर आने वाला जीव कौन से थे। तो धरती पर आने वाले जो जीव थे सबसे पहले वो प्रोकैरियोटिक थे, इसलिए इनको आदि कोशिका या आदि जीव के नाम से हम लोग जानते हैं। या फिर हम लोग कहेंगे कि प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। अब ये होते क्या हैं, इनमें क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, तो हम जब सेल्स पढ़ेंगे तो सेल्स वाले पार्ट में हम लोग प्रोकैरियोटिक के संबंध में और यूकैरियोटिक के संबंध में विस्तृत रूप से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब जो दोनों महाकल्प थे, दोनों महाकल्प के बाद में जो तीसरा कल्प आरंभ हुआ था वो था पुराजीवी महाकल्प, जिसको पैलियोजोइक एरा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसी को मुख्य रूप से प्राथमिक युग की संज्ञा भी प्रदान की गई है। तो प्रश्न ये आता है कि प्राथमिक युग किसको कहा गया है। तो प्राथमिक युग मुख्य रूप से कहा गया किसको, पुराजीवी महाकल्प को, या फिर हम लोग कहेंगे पैलियोजोइक एरा को। अब इसको मुख्य रूप से 6 भागों में विभक्त किया गया है। तो 6 भाग कौन कौन से, प्रश्न पूछा जाता है। तो एक है कैम्ब्रियन शक, दूसरा है आर्डियोविशियन, तीसरा सिल्यूरियन, और चौथा आपका डेवोनियम, और पांचवा कार्बोनिफेरस, और छठवां कौन सा, पर्मियन। तो ये 6 प्रमुख भाग हैं। कौन कौन से, कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन के बाद में आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, और साथ में डिवोनियम, कार्बोनिफेरस और पर्मियम। ये प्रमुख रूप से 6 महाकल्प हैं जिनकी कालावधि अलग अलग प्रकार से रखी गई है। आप हो सके तो सन याद कर पाओ, नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि जो 6 पार्ट है वो कौन कौन से हैं। तो जो सबसे बड़ा भाग होता है उसको एरा कहा जाता है, उससे जो छोटा होता है उसको पीरियड कहा जाता है। तो पुराजीवी महाकल्प, हिंदी में क्या कहेंगे, महाकल्प, और हिंदी में क्या कहेंगे, सॉरी इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको एरा कहेंगे। तो जो बड़ा पार्ट है उससे जो छोटा पार्ट है इसको हिंदी में कहते हैं अपन लोग क्या, शक, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, पीरियड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसमें पहला पार्ट शुरुआत होता है कैम्ब्रियन शक। अब प्रश्न ये आता कि कैम्ब्रियन शक में होता क्या है। तो इसमें हम दो लोग देखते हैं कि जो ज़मीन के गर्त में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे कुछ चट्टानें देखने को मिलती हैं। उन चट्टानों का नाम होता है अवसादी चट्टान। तो कैम्ब्रियन शक में सबसे पहले अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। साथ में एक जीव का उत्पत्ति हुई जिसका नाम था पेरीपेटस। अब ये पेरीपेटस क्या था, तो पेरीपेटस था जो संघ एनालिडा था और आर्थ्रोपोडा था, उन दोनों को जोड़ने वाला जीव। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले एक कोशिकीय जीव आए होंगे, फिर क्या बहुकोशिकीय जीव आए होंगे। बहुकोशिकीय जीवों का विकास होगा, उनमें एक एनालिडा संघ आता है, क्या था, आर्थ्रोपोडा आता है। उन दोनों को जोड़ने वाला जो जीव था जिसमें एनालिडा के समान और आर्थ्रोपोडा के समान लक्षण पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पेरीपेटस। तो पेरीपेटस का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेरीपेटस क्या है, तो हम बताएंगे पेरीपेटस क्या है, एनालिडा और साथ में आर्थ्रोपोडा का संयोजक। ओके, तो दोनों को जोड़ने वाला जीव, और इसकी उत्पत्ति कब होती है, तो कैम्ब्रियन शक में।
अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं इसी समय सार्गेसम। आज हम देखते हैं कि जो सागर है, सागर के अंदर क्या पाई जाती है, शैवाल पाई जाती है, घास पाई जाती है, आदि चीज़ें पाई जाती है। तो सार्गेसम नामक एक शैवाल है जो मुख्य रूप से एक सार्गेसम सागर भी है, इसी शैवाल के नाम से पड़ा हुआ है। तो इसकी उत्पत्ति किस काल में हुई थी, तो किस में हुई थी, कैम्ब्रियन शक में। किस में हुई थी छात्रों, कैम्ब्रियन शक में। या फिर जो जो महाकल्प था, प्रथम महाकल्प का कैम्ब्रियन शक था, पीरियड था, उसमें सार्गेसम जैसी जो घास थी, समुद्री घास, उसका क्या हुआ था, विकास हुआ था। अब प्रश्न ये भी आता है कि सर ये एनेलिडा क्या है, आर्थ्रोपोडा क्या है। तो आप लोगों ने केचुए का नाम सुना होगा। तो केचुआ मुख्य रूप से संघ एनेलिडा का मेंबर्स है। और आर्थ्रोपोडा में हम लोग बात करते हैं तो आर्थ्रोपोडा में मुख्य रूप से जो काकरोच होता है, काकरोच को किस में रखा जाता है, आर्थ्रोपोडा में रखा जाता है। ठीक है। अब और क्या होते हैं तो हम जब क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आप लोगों को और डिटेल से पढ़ाऊंगा। अब हम देखते हैं आर्डोविशियन शक। तो इस काल में छोटी छोटी जो मछलियाँ थी, उन मछलियों का विकास हुआ था। तो क्वेश्चन आता है कि मछलियों का जो आरंभन हुआ था वो किस काल में हो गया था। तो मछलियों का जो आरंभन हुआ था वो किस में हुआ था, आर्डोविशियन शक में हुआ था। इस समय छोटी छोटी, जिसको अपन झींगा मछली कह सकती है, स्मॉल साइज की जो मछली थी, यह मछलियों का जो पूर्वज था उनका विकास आर्डोविशियन शक में हुआ था, पीरियड में हुआ था। इसी समय जो संघ कॉर्डेटा होता है, कॉर्डेटा संघ के जो प्राणी थे उनका निर्माण होना आरंभ हो गया था। अब ये आता है कि कॉर्डेटा क्या आता है, नॉन कॉर्डेटा क्या होता है। तो हम मुख्य रूप से कॉर्डेटा में आते हैं। और जो साथ में आर्थ्रोपोडा के बारे में लोगों ने बात की थी, है ना, और एनिलिडा के बारे में बात की थी, तो ये सब नॉन कॉर्डेटा के मेंबर्स होते हैं। तो नॉन कॉर्डेटा में वह आते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, कशरुक दंड नहीं पाया जाता। और कॉर्डेटा में वह आते हैं जिनमें कशरुक दंड पाया जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो बैक पार्ट होता है उसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनको मुख्य रूप से कॉर्डेटा के अंतर्गत रखा जाता है। तो आर्डोविशियन शक में मुख्य रूप से छोटी छोटी मछलियाँ और साथ में कॉर्डेटा के जो प्रिमिटिव्स जीव थे उनका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। उसके बाद में आता है सिल्यूरियन शक आता है। अब इस शक में क्या होता है, जो जीव समुद्र में थे वो स्थल पर आने लगे, और स्थल पर आने के कारण धीरे धीरे रेंगने वाले बनने लगे होंगे। और साथ में इसी समय जो रीढ़ वाले जो प्राणी थे उनका डेवलपमेंट, है ना, होने लग गया था। किस शक की बात है, सिल्यूरियन शक की। आगे चलते हैं हम लोग। अब आता है कौन सा, डिवोनियम शक। तो डिवोनियम जो शक था, इस शक में होता क्या है, इस शक में मछलियों का विकास होता है और साथ में प्राणियों का भी डेवलपमेंट होता है। वो प्राणी कौन से प्राणी थे, उभयचर प्राणी, इनका विकास होना आरंभ हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि जो मछलियों का सबसे अधिक विकास किस शक में होता है। तो मछलियों का सबसे अधिक विकास होता है डिवोनियम शक में। इस समय समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी आकार की, दैत्याकार की मछलियाँ बनने लगती है। जो छोटी छोटी मछलियों को वह अन्य जीवों को क्या कर देती है, भक्षण कर जाती हैं। क्योंकि मछलियाँ भी शाकाहारी भी थी और मांसाहारी भी थी। जो शाकाहारी मछलियाँ थी वो मुख्य रूप से शैवाल को खाती थी, या फिर जो एल्गी थी उनको क्या करती थी, वो अपना भक्षण करती थी। जो मांसाहारी मछलियाँ थी वो क्या करती थी, छोटी छोटी मछलियाँ जो थी उनका भक्षण करना आरंभ कर देती थी। अब इसी समय जो कुछ जीव कहाँ पे, समुद्र से कहाँ पे आ गया था, स्थल पे आने लग गए। तो इस समय कुछ प्लांट का डेवलपमेंट होने लगा और जंगलों का निर्माण भी होना आरंभ हो गया था। इसी समय जो जंगल थे, उन जंगलों में फर्न जैसी वनस्पतियों का विकास होना भी आरंभ हो गया था। किस शक की बात है ये, तो डिवोनियम शक की। अब उसके बाद में आता कार्बोनीफेरस। अब इस युग में हम लोग बात करते हैं, इस समय जो उभयचर प्राणी थे, है ना, जो जल के साथ में स्थल दोनों जगह पर पाए जाते हैं, उन जीवों का सबसे अधिक क्या होता है, विकास हुआ था। तो कार्बोनीफेरस के समय जो उभयचर, जिसको एम्फीबियन कुल कहा जाता है, तो एम्फीबियन वर्ग के जो प्राणी थे उनका डेवलपमेंट किस समय होता है, तो कार्बोनीफेरस में। अब उभयचर में कौन आता है, तो हम लोगों ने मेंढक का नाम सुना होगा। तो जो मेंढक के मुख्य रूप से किस में आता है, कार्बोनीफेरस के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो मेंढक थे, मेंढक के जो पूर्वज रहे होंगे, उनका डेवलपमेंट किस समय हुआ था, तो कार्बोनीफेरस के समय, कार्बोनीफेरस शक के समय। अब हम ये देखते हैं कि उभयचर के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, है ना, सरीसृप के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो आपको सिर्फ इतना से याद रखना, जो जल के साथ स्थल पर निवास करता है उनको हम क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। और सरीसृप वह होते हैं जो रेंग करके चलते हैं, उनको क्या कहा जाता है, सरीसृप कहा जाता है।
और भी इनके जो इंटरनल जो आंतरिक संरचना के हम लोग अध्ययन करेंगे तो मैं वो आपको क्लासिफिकेशंस में समझाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे उभयचर का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। साथ में जो सरीसृप वर्ग के जो मेंबर्स थे उनकी भी उत्पत्ति होना आरंभ हो जाती है। साथ में यहाँ पे बड़े बड़े आकार के जो वृक्ष थे उन वृक्षों का निर्माण भी होना आरंभ हो जाता है। अब ये जो बड़े बड़े वृक्ष थे तो इसी समय कुछ ज्वालामुखी फूटती है या उल्कापिंड आते हैं, कुछ भी ऐसे उस समय तात्कालिक घटना होती है जिसके कारण जैसे जो चंबल नदी है, चंबल नदी में बड़े बड़े भ्रंश घाटी बन जाती है। उसी प्रकार से सिंधु जो नदी है, सिंधु नदी भी एक भ्रंश घाटी में बहती है, अर्थात गहरे गहरे खड्ड होते हैं। उन खड्डों में जो बड़े बड़े प्लांट थे वो प्लांट दब गए, बहुत सारे जीव जंतु दब गए और दब कर के अंदर मर गए। मरने के कारण यहाँ पे जो चट्टानें हैं, है ना, अवसादी चट्टानें हैं या फिर अलग प्रकार की चट्टान, चट्टानों का क्या होता है, निर्माण होता है। उनसे खनिज लवणों की क्या होती है, उत्पत्ति मानी जाती है। इसी के कारण यहाँ पे जो गोंडवाना क्रम की जो चट्टान होती है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें क्या होती है, डेवलप होती है। किस समय की बात है, कार्बोनिफेरस के समय की बात है। क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक प्लांट, बहुत अधिक जो जीव थे वो बड़े गहरे खड्डों के अंदर दब के मर गए थे और दबने के कारण बहुत लॉन्ग प्रोसेस के माध्यम से उन्हें प्लांट के माध्यम से और उन्हीं जीवों के माध्यम से क्या बनी थी, गोंडवाना क्रम की चट्टानें बनी थी, जिसमें मुख्य रूप से आज खनिज तत्व विद्यमान होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। परमियम शक, अगला शक कौन सा आता है, परमियम शक। अब इस समय की बात करते हैं तो इस समय सरीसृपों का विकास होना आरंभ हो जाता है और उभयचर की कुछ जातियां विलुप्त होना आरंभ हो जाती है। तो यहाँ पे होता क्या है, सरीसृप डेवलप होना आरंभ होते हैं और जो उभयचर थे उनके जो पूर्वज थे वो खत्म होना आरंभ हो जाते हैं। ओके, साथ में इसी समय पेंजिया महाद्वीप, तो आप लोगों ने महाद्वीप का नाम सुना होगा, तो एक नया महाद्वीप यहाँ पे देखने को मिलेगा आप लोगों का जिसका नाम है पेंजिया महाद्वीप। ओके, तो जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, एशिया, है ना, यूरोप और साथ में क्या हो गया अपना अफ्रीका, ये महाद्वीप है। और एक अन्य महाद्वीप भी है जिसका नाम क्या, पेंजिया महाद्वीप। क्या नाम है, पेंजिया महाद्वीप। अब इसको महाद्वीप भी कहा जाएगा, है ना, सबसे बड़ा द्वीप भी महाद्वीप की संज्ञा दी गई। इसमें होता क्या है कि जितने भी महाद्वीप थे वो आपस में मिल जाते हैं, मिलने के कारण एक ही महाद्वीप बन जाता है जिसका नाम होता है पेंजिया महाद्वीप। इस समय ठंड बहुत अधिक पड़ने लगती है ना, अर्थात जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, माइनस में चला जाता है। तो यहाँ पे हिमयुग की शुरुआत होती है। हिमयुग की शुरुआत होती तो अधिकांश जो जीव जंतु थे वो अपने आप को एडप्ट नहीं कर पाते, है ना, अकॉर्डिंग टू दी नेचर, अर्थात प्रकृति के अनुसार अपने आप को नहीं बदल पाते। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो जीव जातियाँ थी, लगभग 96% से अबव की बात है, वो जीव जाते यहाँ पे क्या जाती, नष्ट हो जाती है। किस समय की बात है, परमियम शक के समय की, है ना, जब क्या होती, पेंजिया महाद्वीप की उत्पत्ति होती है, उसी समय की बात है। ओके, और यहाँ पे जो जलवायु थी वो शुष्क होने लगती है क्योंकि यहाँ पे तापमान जो था वो तापमान क्या होता है, माइनस में चला जाता है। तो यहाँ पे जो हवा थी, हवा में नमी भी खत्म हो जाती है ना, और साथ में बर्फ बढ़ने लगती है और साथ में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो ऐसी कुछ घटनाएं यहाँ पे घटित होने लगती है। फलस्वरूप बहुत सारे जीव जंतुओं की क्या होती है, यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। किस समय की बात है, परमियम शक के समय की। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे। अब हम देखेंगे जो प्रथम पार्ट था वो अपन लोगों ने कंप्लीट किया। दूसरा पार्ट हम लोग शुरुआत करेंगे जिसका नाम क्या है, मध्यजीवी महाकल्प, जिसको मेसोजोइक एरा के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको मुख्य रूप से अध्ययन करने के लिए 3 भागों में विभक्त किया गया जिसका नाम है ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। तो इसको कितने भागों में विभक्त किया गया, तो ट्रियासिक जो दूसरा, जुरासिक और तीसरा क्रिटेशियस। तो आप लोगों ने जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी, तो आप लोगों ने यहाँ पे डायनासोर के बारे में सुना होगा। तो डायनासोर जो थे वो इस मध्यजीवी महाकल्प में क्या होते, डेवलप होते, फलीभूत होते और बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे विद्यमान होते हैं। किस समय की बात है, तो ये मेसोजोइक एरा के समय। तो इसके पहले की बात हम लोगों ने देखी थी, तो यहाँ पे उभयचर समाप्त हो जाते और सरीसृप का डेवलपमेंट होना आरंभ हो जाता है। तो यहाँ पे सरीसृप जो वर्ग के मेंबर्स थे, रेप्टाइल्स वर्ग के मेंबर्स थे, वो अपनी चरम सीमा पर थे, अर्थात बहुत अधिक यहाँ पे ग्रोथ किनकी होती, तो किनकी होती छात्रों, तो यहाँ पे होती सरीसृपों की ग्रोथ। तो अब शुरुआत करते हैं यहाँ पे ट्रियासिक और साथ में जुरासिक और क्रिटेशियस के संबंध में। सबसे पहले बात करते हैं ट्रियासिक पीरियड के संबंध में। तो ट्रियासिक जो पीरियड था, इस समय जो रेंगने वाले जीव थे, उस रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति होती है, उनका विकास होता है और इसीलिए इसको क्या कहा गया, रेंगने वाले जीवों का युग,
ट्रायसिक युग को क्या नाम दिया गया है? रेंगने वाले जीवों का युग नाम दिया गया है। इस युग के अंतिम चरण में उड़ने वाले सरीसृप भी विकसित हो जाते हैं, जैसे टीरोसारो। तो जो डायनासोर थे, डायनासोर में अलग अलग प्रजाति के जीव थे, है ना। कुछ नीचे जमीन पे चलने वाले थे, कुछ आसमान में उड़ने वाले थे। जो उड़ने वाले थे उनका नाम क्या था? टीरोसारो। क्या नाम था छात्रों? टीरोसारो। तो मुख्य रूप से ये शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। जो शाकाहारी थे वो पेड़ पौधों को खाते थे, जो मांसाहारी थे वो अपने समान अन्य जीवों का भक्षण करते थे, जो काफ़ी विशालकाय जीव हुआ करते थे। साथ में इसी समय निम्न कोटि के जो स्तनधारी थे, जैसे प्रोटोथीरिया, है ना। जो प्रोटोथीरिया एक प्रकार के ऐसे जीव होते जो मुख्य रूप से क्या करते हैं? अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे देते हैं। और साथ में इनमें स्तन तो पाया जाता है, लेकिन स्तन में निपल्स नहीं पाया जाता, तो ये क्या नहीं करवा पाते हैं? स्तनपान नहीं करवा पाते। ये महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स होता है किसका? प्रोटोथीरिया के मेंबर्स का। तो जिसमें आता है एकिडिना, है ना। एक मेंबर्स का नाम है प्रोटोथीरिया का एकिडिना। तो इनका यहाँ पे डेवलपमेंट होता है किस समय? ट्रायसिक युग में। तो जो हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वज का नाम क्या था? प्रोटोथीरिया थे, है ना, आदि काल में। तो उनका जो उत्पत्ति होता है वो किस समय हो जाता है? ट्रायसिक युग में। और इसी युग में क्या होता है? जो सरीसृप थे उनका डेवलपमेंट चरम सीमा पर था। अब उसके बाद में आता जुरासिक पीरियड। इस युग में जो आवृत्ति बीजी पौधे थे, अब आवृत्ति बीजी पौधे क्या होते हैं? जिनका जो बीज होता है वो नेकेड नहीं होता है, बीज के ऊपर क्या होता है? कवर पाया जाता है। उन पौधों को क्या कहा जाता है? आवृत्ति बीजी पादप कहा जाता है। तो जुरासिक पीरियड के समय आवृत्ति बीजी पादप थे, उनका क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। और साथ में स्थल पर जो डायनासोर जैसे जो जीव थे उनका भी विकास होता है। और साथ में प्रोटोथीरिया से मेटाथीरिया जैसे जीवों का डेवलपमेंट होता है। अब ये प्रश्न आता है कि जो स्तनधारी जीव है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने भाग में? 3 में। कौन कौन से? प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और तीसरा आता है यूथीरिया। तो जो ह्यूमन होता है और ह्यूमन के समान जो कपी होते हैं, बंदर होते हैं, उन सबको यूथीरिया के अंतर्गत रखा जाता है। और प्रोटोथीरिया सबसे पहले प्राइमेट्स थे, है ना। हमारे जो स्तनधारी थे उनमें सबसे पहले जन्म लेने वाले जो जीव थे वो कौन थे? प्रोटोथीरिया, जिसमें आता है एकिडिना। फिर आता है कौन सा? मेटाथीरिया। मेटाथीरिया में आता है जिसमें मार्सुपिलियन थैली पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल कंगारू। जो कंगारू है मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एक ज़माने में ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जुड़ा हुआ था, लेकिन अपने प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत थे उसके अकॉर्डिंग पृथ्वी के अंदर भी हलचल चलती रहती है और पृथ्वी के अंदर भी क्या होती है? गतियाँ चलती रहती है। फलस्वरूप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्या होता है? टूट करके अलग हो जाता है। और हम देखते हैं कि आज सिर्फ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ऊपर ही क्या होते हैं? कंगारू विद्यमान होते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया पहले कहीं ना कहीं अपने एशिया, यूरोप और साथ में अफ्रीका, इन सभी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि जो मेटाथीरिया में आता है कौन? कंगारू। जो मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो ये मुख्य रूप से कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बच्चों कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। इसकी विशेषता ये होती है कि इनमें स्तन तो पाया जाता है, लेकिन वो किस रूप में पाया जाता है? मार्सुपिलियन थैले के अंदर। तो ये एक अर्ध परिपक्व बच्चे को जन्म देता है। और वो अर्ध परिपक्व बच्चा कहाँ पे पलित या पोषित होता है? तो वो मार्सुपिलियन थैली के अंदर वो बच्चा रहता है। और कुछ समय पश्चात वहीं पे क्या आता है? वो दुग्धपान करता है और वहीं पे अपने जो माँ होती है उस माँ की जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको गेन करता है। उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को अडप्ट करता है और डेवलप होता है। ये महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स है किसका? कंगारू का। अर्थात ये अर्ध परिपक्व बच्चे को जन्म देता है। ये कैरेक्टर्स किसका हो गया छात्रों? तो ये हो गया मेटाथीरिया। और मेटाथीरिया के बाद में आता है कौन सा? हम आते हैं यूथीरिया में। तो यूथीरिया का डेवलपमेंट बाद में होता है। तो यहाँ पे प्रोटोथीरिया से मेटाथीरिया का डेवलपमेंट जुरासिक पीरियड के समय हो जाता है। और इसी समय सर्प से प्रथम पंछी जिसका नाम क्या था? आर्क्योप्टेरिक्स था। तो जो रेप्टाइल्स वर्ग थे, है ना, रेप्टाइल्स बोले तो जो रेंगने वाले जीव थे और पंछी थे, इन दोनों के बीच के जोड़ने वाली जो कड़ी थी उस कड़ी का नाम क्या था? आर्क्योप्टेरिक्स, है ना। तो प्रश्न ये आता है कि पंछी वर्ग और साथ में आपका रेप्टाइल्स वर्ग के बीच की जो कनेक्टिविटी है ना, उसका एक एग्जांपल दीजिए। तो आप क्या बताओगे? आर्क्योप्टेरिक्स। अर्थात आर्क्योप्टेरिक्स से ही पंछियों का क्या हुआ था? विकास हुआ था। या हम कहें कि जो सरीसृप वर्ग थे, इन सरीसृपों से ही पंछियों का विकास हुआ था। तो सबसे पहले क्या बने थे? रेप्टाइल्स बने। रेप्टाइल्स से क्या बना होगा? फिर आर्क्योप्टेरिक्स। और आर्क्योप्टेरिक्स से क्या बना होगा? फिर पंछी बने होंगे। ठीक है। ऐसा किसमें होता है? जुरासिक पीरियड के समय। फिर आता क्रिटेशियस पीरियड। अब क्रिटेशियस पीरियड के समय हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर किसका डेवलपमेंट होता है? तो जरा शुरुआत करते हैं हम लोग। इस युग में उत्तरी जो महाद्वीप था, उत्तरी महाद्वीप आपस में जुड़ गए। वो साथ में जो गोंडवाना महाद्वीप है वो अलग हो गया और पृथ्वी पर उल्का पिंड आपस में टकराने लगे। तो
जो ये घटना आज से नहीं चल रही है, ये आदि अनादि काल से जो आकाशीय पिंड है जिनको अपन उल्का पिंड कहते हैं, तो कभी कभी ऐसे बड़े बड़े पिंड कहाँ पे पृथ्वी पर आकर के टकरा जाते हैं, जिससे सुनामी, ज्वालामुखी, भूकंप आदि गतिविधियाँ क्या आती संचालित होती हैं। तो इस समय क्या ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस समय जो सरीसृप वर्ग के जो मेंबर्स थे वो समाप्त हो गए थे, जैसे डायनासोर हो गए। तो किस समय की बात है? क्रेटेशियस पीरियड के समय की बात है। तो इस समय जो उल्का पिंड थे, उल्का पिंड पृथ्वी पर आकर के टकराने लगे। टकराने के कारण यहाँ पे अधिकांश जीव जातियाँ नष्ट हो गई थी और कुछ मात्र 4% 5% के आसपास जीव जातियाँ जीवित रही थी। किस समय की बात है? क्रेटेशियस पीरियड के समय की बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अब आता है सिनोजोइक एरा। ये आपका तीसरा वर्ग हो गया सिनोजोइक एरा। अब इस महाकल्प में जो स्तनधारी जीव थे, कीट वर्ग था और आवृत्तबीजी पादप थे, इनका क्या था? डेवलपमेंट होना आरंभ होता है। तो किस समय की बात है? कि सिनोजोइक एरा के समय की बात है। इसको मूलतः 5 भागों में व्यक्त किया जाता है। पहला पैलियोसिन, दूसरा इयोसिन, तीसरा ओलिगोसिन और चौथा मायोसिन और पांचवा कौन सा? प्लायोसिन। अब प्रश्न ये आता है कि सर इनके अपन सन याद रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, तो जरूरी नहीं है कि आप लोग याद रख पाओ, ठीक है ना। आप लोगों को नाम याद होना चाहिए कि कौन कौन सा पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन और मायोसिन और प्लेयायोसिन। तो ये आपके 5 प्रमुख क्या थे? पीरियड थे किसके? सिनोजोइक एरा के। तो जरा देखते हैं। सबसे पहला भाग है पैलियोसिन पीरियड। तो पैलियोसिन पीरियड में होता क्या है? तो पैलियोसिन पीरियड की हम लोग बात करते हैं तो इस काल में जो पुराने स्तनधारी थे, है ना, पुराने स्तनधारियों का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है और डायनासोर समाप्त हो चुके होते हैं। किस समय की बात है? पैलियोसिन। मान लीजिए कि 2 व्यक्ति एक जगह पर निवास करते हैं तो उसमें से किसी एक का डेवलपमेंट होता है। तो इस पृथ्वी के ऊपर भी एक ज़माने में स्तनधारियों का जमावड़ा रहता है और एक ज़माने में सरीसृप वर्ग का जमावड़ा रहता है। जैसे सरीसृप समाप्त होते तो यहाँ पे प्रभुत्व किसका स्थापित हो जाता है पृथ्वी के ऊपर? तो यहाँ पे प्रभुत्व स्थापित हो जाता है स्तनधारियों का। अब उसके बाद में आता है पैलियोसिन, के बाद में क्या आता है? इयोसिन आता है। इस काल में क्या होता है? जो हाथी थे, घोड़े थे और गेंडे थे और सुअर थे, इनके जो आदि पूर्वज थे उन आदि पूर्वजों का डेवलपमेंट होना आरंभ होता है। किस समय की बात है? इयोसिन पीरियड के समय की बात है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि जो हाथी के जो पूर्वज थे उनका जो डेवलपमेंट होता है किस समय होता है? तो इयोसिन पीरियड के समय। हाथी, घोड़ा, गेंडा या सुअर आदि के बारे में बात करते हैं। तो ये सब किस समय डेवलप होते हैं? तो इयोसिन पीरियड के समय। अब उसके बाद में आता है अगला पीरियड कौन सा आता है? तो ओलिगोसिन पीरियड। अब इस समय क्या आता है? जो बिल्ली होता है, कुत्ता होता है और भालू होते हैं, इनके पूर्वजों का क्या आता है? डेवलपमेंट होता है। और इसी समय एक ऐसा बंदर बनता है जिसमें पूंछ नहीं थी, अर्थात जो पूंछ होती है उस पूंछ का क्या आता है? अभाव होता है। अर्थात यही जो बंदर था वो मानव का पूर्वज कहलाता है। तो हमारा जो पूर्वज था उस पूर्वज का डेवलपमेंट किस समय होता है? तो उसका डेवलपमेंट होता है ओलिगोसिन पीरियड के समय। तो क्वेश्चन आता है कि मनुष्य का जो पूर्वज था, है ना, जो मनुष्य का पूर्वज जो बंदर था उसका डेवलपमेंट किस समय होता है? तो वो किस समय होता है छात्रों? तो ओलिगोसिन पीरियड के समय। अब उसके बाद में अगला आता है मियोसिन पीरियड। अब इस समय क्या होता है? तो इस काल में जो शार्क मछली आती है, जो समुद्र के अंदर एक ऐसी मछली का जो विकास होता है जिसका नाम क्या था? शार्क। इसके ऊपर बहुत सारी मूवियाँ भी बनी हैं, है ना, तो आप लोग चाहो तो उनको देख सकते हो। तो जो शार्क मछलियाँ है मुख्य रूप से मांसाहारी मछलियाँ होती हैं, है ना, या फिर हम लोग कहेंगे इकोसिस्टम में जो टर्सरी जो उपभोक्ता होता है, कंज्यूमर्स होता है, वो मुख्य रूप से शार्क मछली कहलाता है। तो ये अपने समान जो अन्य प्रकार की जो शाकाहारी मछली आती है उनका भक्षण करती, छोटी छोटी मछलियों का भक्षण करती, वह अन्य समुद्री जीवों का भक्षण करती और अपना जीवन यापन कर रही थी। तो इस समय क्या था? शार्क मछलियों का सर्वाधिक डेवलपमेंट होता है और साथ में स्थल पर जो प्रोकांसल था उस प्रकार के जो बंदर थे उनका क्या था? डेवलपमेंट होता है। तो जो पुच्छहीन बंदर था उसका नाम क्या था? तो प्रोकांसल। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो पुच्छहीन बानर था, जो बंदर था, उसका नाम क्या था? तो प्रोकांसल। इसका डेवलपमेंट इस समय होता है। जो मुख्य रूप से हमारी जो आदि पृथ्वी है, आदि पृथ्वी का जो सबसे बड़ा जो भूभाग था अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में क्या होता है? इस बंदर का क्या होता है? विकास होता है। और साथ में यूरोप महाद्वीप पर जो पेंगुइन था, सॉरी जो प्रोकांसल था वो अफ्रीका महाद्वीप से धीरे धीरे क्या होता है? एशिया में आ जाता है और यूरोप में आ जाता है। और इसी बीच में क्या जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, आज वहाँ भी पेंगुइन पेंगुइन की जो प्रजाति है वो आज भी देखने को मिलती है। तो उसका डेवलपमेंट कहाँ पर होता है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। तो क्वेश्चन आता है कि पेंगुइन का विकास किस समय होता है? तो मियोसिन के समय। और शार्क मछली का डेवलपमेंट किस समय होता? तो मियोसिन के समय। और मछलियों का डेवलपमेंट किस समय होता? तो डिवोनियम युग के समय। याद रहेगा आप लोगों को। और साथ में मनुष्य के पूर्वज का विकास किस समय होता? तो ओलिगोसिन पीरियड के समय। और प्रश्न आता कि हाथी, गेंडा, सूर आदि के जो पूर्वज थे उनका विकास किस समय होता? तो इयोसिन पीरियड के समय।
याद रहेगा आप लोगों को इतना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उसके बाद में आ जाते हैं हम कहाँ पे, प्लियोसिन पीरियड के समय। तो इस समय क्या था, जो शार्क मछली था, शार्क मछली का विनाश हो जाता है। तो कहा जाता है कि जिसकी उत्पत्ति होती है उसकी मृत्यु होती है। एक समय सभी का होता है। हो सकता है कि एक समय अभी अमेरिका महाद्वीप का, तो एक समय हो सकता है कि अपने भारत का भी आएगा, हो सकता है चाइना का भी आएगा। तो सभी का समय होता है। तो एक समय ये किसका था, तो ये किसका था, शार्क मछलियों के विनाश का समय था। कौन सा, प्लियोसिन पीरियड। तो क्वेश्चन आता है कि किस पीरियड के समय शार्क मछलियों का विनाश हो गया, तो वह किस समय हो गया था, प्लियोसिन पीरियड के समय। और इसी समय जो बड़े बड़े आकार के जो स्तनधारी जीव थे उनका भी विनाश होना आरंभ हो जाता है। किंतु मानव की उत्पत्ति भी इसी समय होती है ना। जब बड़े बड़े आकार के जो स्तनधारी जीव थे उनका विनाश होता है, तो उसी बीच में मानव जैसे जो प्राणी है उनका डेवलपमेंट भी आना हो आरंभ हो जाता है। किस समय, प्लियोसिन पीरियड के समय। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आएगा कौन सा, नियोजोइक एरा। तो नियोजोइक एरा को मुख्य रूप से चौथे युग की संज्ञा दी गई है और इसको दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला प्लिस्टोसिन और दूसरा कौन सा, होलोसिन। प्लिस्टोसिन आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व का समय था, और जो लगभग आपका 0.11 लाख वर्ष पहले समाप्त हो गया था। और इसकी कालावधि थी लगभग 19,89,000 वर्ष पूर्व तक। उसके बाद में आता होलोसिन शक, और ये भी वर्तमान में जारी है। तो जरा देखते हैं प्लिस्टोसिन पीरियड के समय के बारे में। तो प्लिस्टोसिन जो पीरियड था, इस समय मानव का विकास क्रम क्या था, जारी रहता है। यहीं पे क्या था, मानव का डेवलपमेंट जारी है ना, कंटिन्यूस स्प्रेड में रहता है। और इसी समय जो होमोसेपियंस, जो हमारा पूर्वज था, उसका नाम क्या था, होमोसेपियंस। इसी का युग कहलाता कौन सा, प्लिस्टोसिन युग, जिसने शिकार करने के लिए पत्थरों को अपना औजार बनाया और अपनी जन्मस्थली अफ्रीका महाद्वीप से एशिया और साथ में क्या, यूरोप महाद्वीप तक ये पहुंच गया। तो सबसे पहले जो आदि मानव थे, है ना, हमारे जो पूर्वज थे, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पाए जाते थे, तो वो पाए जाते थे अफ्रीका महाद्वीप पे। उसके बाद में अफ्रीका से कहाँ गए, तो एशिया में और यूरोप महाद्वीप पर ये पहुंच गए थे। इस युग में बर्फ की मात्रा बढ़ने लगी, जिसके कारण जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक पलायन करने लग गया था। ओके, किस समय की बात है, प्लिस्टोसिन पीरियड के समय की बात। अब उसके बाद में आरंभ होता है होलियोसिन पीरियड। इस युग को मानव युग की संज्ञा दी गई है। तो इस युग में मानव ने पशुपालन और कृषि करना आरंभ कर दिया था। तो क्वेश्चन आता है कि किस युग को मानव युग की संज्ञा दी गई है, तो होलियोसिन पीरियड को। ठीक है, इतनी बातें याद रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, मानव का विकास। तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि जीवों की उत्पत्ति किस क्रम में होती है और किस प्रकार से होती है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये आता है कि मानव का डेवलपमेंट या ह्यूमन एवोल्यूशंस या ह्यूमन डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो एक जमाने हम लोग पुच्छहीन बंदर थे, और उसके पहले हम लोग क्या थे, गजसूर्य प्राणी थे, अर्थात चूहे के जो आदि पूर्वज थे उसके समान हुआ करते थे। लेकिन आज एक मानव है, एक विकसित मानव है, और एक विकसित होमोनिडा का एक मेंबर्स है। तो आइए हम लोग जानते हैं मानव के संबंध में या मानव के इतिहास के संबंध में। तो जो मानव है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सेपियंस। तो होमो से आशय क्या है, तो होमो अपना वंश है। क्या छात्रों, वंश। तो अपने वंश का नाम क्या है, होमो। और अपनी जो जाति है उस जाति का नाम क्या है, सेपियंस। और हमारा जो गण है वो गण का नाम क्या, प्राइमेट। और कुल जो होमोनिडा हो गया, और उपगण क्या हो गया, एंथ्रोपाइडिया। आशा इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रहेगी, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो मानव आकार के जो प्राइमेट्स उनको मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किया गया। वो कौन कौन से प्राइमेट्स है, तो वानर वंश हो गया, कपि वंश हो गया, और कौन सा हो गया आपका, मानव वंश। ये 3 पार्ट है। सबसे पहले वानरों का डेवलपमेंट होता है, फिर कपि का होता है, फिर किसका होता है, मानव का। तो मानव अंत में आते हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग इसके संबंध में, वानर वंश। तो जो वानर वंश है इसके अंतर्गत विश्व के 4 पुराने वानर आते हैं। अब ये 4 पुराने वानर कौन कौन से हैं, तो जैसे गिब्बन हो गया, गोरिल्ला हो गया, ओरेंगुटान हो गया, और चिंपांजी हो गया, है ना। इनमें सबसे जो बुद्धिमान है वो कौन सा हो गया आपका, चिंपांजी, है ना। ये सबसे बुद्धिमान आता है। तो ये 4 प्रमुख पार्ट है, कौन कौन सा, गिब्बन, गोरिल्ला, ओरेंगुटान और चिंपांजी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रेटिस्टोरिक ह्यूमन, अर्थात जो आदि मानवता, इनका कालक्रम किस प्रकार से रहा, हमको किस प्रकार से विभक्त किया गया। तो एक छोटा सा एक ये आपका सारणी है या टेबल है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले के 5 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है। जो प्राइमेट्स की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, इसको 3 पार्ट में विभक्त किया गया है। क्या, वानर वंश, दूसरा कौन सा, कपि और मानव वंश। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कपि वंश की, तो कपि में कौन कौन सा आते हैं, गिब्बन, चिंपांजी, ओरेंगुटान और क्या, गोरिल्ला। और मानव वंश की बात करते हैं तो मानव वंश में कौन कौन सा आता है, तो मानव वंश में आता है होमोसेपियंस,
है ना। और होमो सेपियंस के पहले कौन सा था, तो होमो इरेक्टस। उसके पहले पहले कौन सा था, तो होमो हैबिलस। और उसके पहले कौन सा था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसके पहले क्या था, मानव। ये क्या था, मानव वंश के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। मुख्य रूप से जो दक्षिण लैटिन अमेरिका है, वहाँ पे जो लंगूर बंदर पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो लैटिन अमेरिका आज से क्या है, तो जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका की संज्ञा दी गई है। तो वहाँ पे मुख्य रूप से कौन सा पाया जाता था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब उसके बाद में आता होमो हैबिलस। ये क्या था, हाथ वाला मनुष्य था, इसमें हाथ पाए जाते थे। और होमो इरेक्टस एक ऐसा मानव था जो सीधा खड़ा होकर के चलता था, जैसे हमारी भांति। तो हमारा जो आदि पूर्वज था होमो इरेक्टस था, जो सीधा चलने में सक्षम था। उसके बाद में आता होमो सेपियंस। होमो सेपियंस क्या था, जो सोचने वाला मनुष्य था, उसको नाम क्या दिया गया, होमो सेपियंस। अब होमो सेपियंस को मुख्य रूप से कितने भागों में विभक्त किया गया, तो काकेशियस, मंगोलाइड, ऑस्ट्रेलाइड और नेग्राइड्स और खोइसानाइड्स, इतने 5 भागों में विभक्त किया गया। अब यह अपना पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड को अलग अलग कॉन्टिनेंट में विभक्त किया गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन से जीव कहाँ पर पाए जाते हैं और कौन सा मानव कहाँ पे पाया जाता है। तो मध्य पूर्व जो यूरोप है वहाँ पे पाए जाते हैं काकेशियस। कौन से पाए जाते हैं, काकेशियस। जो तिब्बत, चीन और मंगोल प्रजाति है वहाँ पे पाए जाते हैं मंगोलाइड। दक्षिण पूर्व एशिया, फिजी और अफ्रीका में पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलाइड पाए जाते हैं। और नेग्रोइड्स कहाँ पाए जाते हैं, तो अफ्रीका में पाए जाते हैं। साथ में जो वन मानव से आज भी विद्यमान होते हैं, जिसको बुशमैन के नाम से हम लोग जानते हैं, वो होते कौन सा, खोइसानाइड्स। तो ये अपने होमोसेपियंस में 5 भाग होते हैं। कौन कौन से, काकेशियस, मंगोलाइड, ऑस्ट्रेलाइड, नेग्रोइड्स और खोइसानाइड्स। आशा है नाम याद रहेंगे आप लोगों को। अब हम देखते हैं कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो किस रूप से होता है। तो सबसे पहले रामापिथेकस है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केनिया पिथेकस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उसके बाद में आता ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो कहाँ पे, अफ्रीकन्स के नाम से भी जाना जाता है, अफ्रीका में पाया जाता था। उसके बाद में आता होमो इरेक्टस, जिसमें जावा मानव और पेकिंग मानव मुख्य रूप से आते हैं। अब उसके बाद में आता होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस, इसमें आता निएंडरथल मानव। अब उसके बाद में आता है होमो सेपियंस फोसिलिस, जिसमें क्रो-मैग्नन मानव को रखा गया है। और अंत में आता कौन, होमो सेपियंस, जिसमें सेपियंस आता है, जिसको आधुनिक मानव या सोचने समझने वाला बुद्धिमान मानव कहा जाता है। ये हमारा डेवलपमेंट का एक पार्ट था। इस प्रकार से हमारी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। और ये वर्तमान मानव है, जिसका नाम क्या है, होमो सेपियंस। आशा आप लोगों को मानव की उत्पत्ति और जीवन की उत्पत्ति और जीवों का जो विकास है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, जीवन की उत्पत्ति पढ़ा और जीव विकास वाला भाग हम लोगों ने पढ़ा है। और एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा था किसका, साइंस का। अब इनके संबंध में मैं कुछ क्वेश्चंस या प्रश्नावली आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। यदि आप लोगों को ये पसंद आ रहा है और कहीं समझने में कुछ त्रुटि हो रही हो आप लोगों को, या मेरे माध्यम से कुछ गलत जानकारी आप लोगों को दे दी गई हो, तो आप एक बार मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।